कभी जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे पल आते हैं जो अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ साधारण से दिखने वाले विकल्प हमें आईना दिखाते हैं और बताते हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। समय की रफ्तार ऐसी है कि एक बार बीता पल वापस नहीं आता, दूसरा मौका शायद कभी नहीं मिलता। लेकिन सवाल यह है कि अगर दूसरा मौका मिल जाए तो हम क्या करेंगे? क्या हम अपने अंतरात्मा की धरातल पर रह के निर्णय ले पाएंगे? एक ऐसे ही हादसे का मैं आज वर्णन करने जा रहा हूं। बात कई साल पहले की है। सर्दियों के मौसम की उस धुंधले से कोहरे में हुआ यह किस्सा मेरे जहन में एकदम साफ है। सुबह 6:30 बजे थे। मैं अपने एक मित्र को स्टेशन लेने जा रहा था। कुछ आलस था, कुछ वो समय और कुछ खाली सड़क पर गाड़ी चलाने का नशा। मैं तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मैं चौराहे से मुड़ा ही था कि तभी एक लड़की मेरी कार के सामने आ गई। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए। कुछ देर के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल ऐसे धड़क रहा था कि मानो शर्ट से बाहर निकल जाएगा। खिड़की से बाहर देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। कानों में एक अजीब सा शोर और दिल में झंझना देने वाली अशांति। तभी चारों ओर से लोग मेरी गाड़ी की तरफ आने लगे। मैं बहुत घबरा गया। मैंने अपने पैरों की ओर देखा और सोचा कि क्या मैं इन्हें ब्रेक से हटा पाऊंगा। मैंने पूरी शक्ति से ब्रेक से पैर हटाया और एक्सीलेटर दबा दिया। स्याही की तरह उस लड़के का ख्याल मेरे जहन से उतर नहीं पा रहा था। रह रह के उस एक्सीडेंट का ख्याल मेरे दिल दिमाग में छाया हुआ था। उसकी नीले रंग की फ्रॉक, घर पर राह देखते उसके माँ बाप, मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। मेरे अंदर जैसे कोई और ही इंसान था जो मुझे जगा रहा था। और अंत में हार मानकर मैंने अगली लाल बत्ती से गाड़ी वापस घुमा ली और पीछे से चौराहे पर पहुंचा अपने आप को दूसरा मौका देने के लिए। वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी। मैं कार से उतरा और अनिभिज्ञता दिखाते हुए भीड़ में घुलने मिलने की कोशिश करने लगा। लोगों ने बताया कि काफी तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। कोई यह भी कह रहा था कि आज दुर्घटना का दिन है। अभी पिछले चौराहे पर भी एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। न जाने किस कश्मकश में मैं भीड़ को चीरता हुआ आगे जा पहुंचा। लड़की के सिर पर चोट लगी थी, काफी खून बह रहा था। उसकी सफेद ड्रेस की बांह पूरी तरह लाल हो चुकी थी। लेकिन लोग उसकी हेल्प करने की जगह वीडियो बना रहे थे। इसके आगे जो हुआ वो शायद मैंने नहीं, मेरी अंतरात्मा ने किया, या शायद उस इंसान ने किया जिसने मुझे गाड़ी मोड़ने पर मजबूर किया था। मैंने तुरंत लोगों की मदद से उसको अपनी गाड़ी में लिटाया। फिर एक आदमी को वहां से लेकर एक पास के प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में ले आया। वहां उसे स्ट्रेचर पर डालकर नर्सिंग स्टाफ इमरजेंसी की तरफ ले जाने लगा। एक्सीडेंट केस होने के कारण अस्पताल वालों ने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस का नाम सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कानों में फिर वही शोर गूंजने लगा। आपकी कार से एक्सीडेंट हुआ है? एक हल्की सी आवाज आई। सामने नर्स खड़ी थी। जी, क्या? मैंने सक पका के पूछा। अरे आपकी कार से एक्सीडेंट हुआ है ना? उसकी नजरें उसके हाथ पर रखे पैड पर थी। मेरी हाँ या ना उसके लिए सिर्फ एक औपचारिकता थी जिसे वह पूरा करके घर जाना चाहती थी। नहीं, मैं तो इसे लेकर आया हूं, मैंने हिम्मत जुटाकर झूठ बोला। कहीं ये मेरे चेहरे पे आता, पसीना मेरी आंखों में तैरती, घबराहट न पड़ ले, इसलिए मैंने अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे लगा मैं झूठ अच्छा नहीं बोल पाता। अच्छा,
आप इसके घर वालों को बुला लें और रिसेप्शन पर जाकर फॉर्म भर दें। मतलब यह है कि फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। लड़की के मोबाइल में एक होम नंबर करके नंबर फीड था। मैंने उस पर फ़ोन किया और बताया कि उनकी बच्ची का मामूली सा एक्सीडेंट हो गया है। वह सिटी नर्सिंग होम में है। मुझे आशा थी कि लड़की का बाप आकर नर्सिंग होम का खर्चा दे देगा, इसलिए मैंने 5,000 रुपये रिसेप्शन पर जमा करा दिए। तभी मुझे अपने मित्र का ख्याल हुआ जिसे स्टेशन लेने में निकला था। मोबाइल देखा, न जाने कितनी मिस्ड कॉल थी उसकी। मैंने तुरंत उसे कॉल किया और सारी परिस्थिति उसे समझाई। वो बेचारा स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो शहर से अपरिचित था। मैंने उसे अस्पताल ही आने का पता बोल दिया। इस मित्र की विशेषता यह थी कि यह विषम परिस्थिति को भी अनुकूल बना देता था और इस लम्हे में मुझे इसका सहारा चाहिए था। मित्र के आने के बाद मैंने उसे पूरी जानकारी दी। वह मुस्कुराता हुआ बोला, आज फंसे हो बेटा, लेकिन घबराओ मत। जब तक लड़की ना पहचान ले या यह सिद्ध ना हो जाए कि तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, कुछ मत कहना किसी से। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला। थोड़ी देर में लड़की के पिताजी आ गए, लेकिन मेरी आशा के विपरीत वह फक्कड़ दिखाई दे रहे थे, गरीब। पूरी परिस्थिति मालूम चलने पर वह मुझसे बोले, आप बहुत ही सज्जन आदमी है, नहीं तो ऐसा कौन करता है। मेरे मित्र ने धीरे से मेरे कान में कहा, हमारी सच्चाई कथे से बाद में पता चलेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर लड़की का परीक्षण करके बाहर आए और बोले कि सिर में काफ़ी चोट आई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग रिसेप्शन पर 25,000 रुपये जमा करा दें और यह दवाई खरीद लाएं। यह कहकर उन्होंने मेरे हाथ में एक पर्चा थमा दिया। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से पिताजी की तरफ देखा। बच्ची के पिताजी ने मेरे हाथ पर 500 रुपये रख दिए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, इस समय तो बेटा मेरे पास यही है। बेटा तुम हमारी मदद कर दो, मैं पाई पाई जोड़कर तुम्हें वापस कर दूंगा। लगता है पिताजी बारात में आए हैं। मेरे मित्र ने फिर चुटकी लेते हुए मुझसे कहा, कोई बात नहीं, मैं जमा करा देता हूँ, बाद में देख लेंगे। मैंने लड़की के पिताजी से कहा, मैंने अपना डेबिट कार्ड रिसेप्शन पर दे दिया। पिछले 5 घंटों में पहली बार मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ। लेकिन तभी सामने से पुलिस आती हुई दिखाई दी। मेरी हार्ट बीट्स फिर बढ़ गई। मेरा मित्र फिर धीरे से बोला, बहुत कमीने और जलील होते हैं पुलिस वाले, तशरीफ तोड़ देते हैं। जब तक रात पर से पर्दा ना उठे झूठ बोलते रहना। पुलिस इंस्पेक्टर देखने में खड़ूस और प्राण जैसा लग रहा था। पूरा मसला जानकर वह मेरी ओर मुड़ा और मेरी आंखों में घूर कर बोला, हाँ तो आप लाए हैं बच्ची को। मैंने सिर हिला दिया। वैसे आजकल कोई ऐसा करता नहीं है। चलिए बच्ची का बयान ले लेते हैं। इंस्पेक्टर मुझ पर शक कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, ले लीजिए बयान। तभी बच्ची के पिता ने आके बताया कि बच्ची अभी होश में नहीं आई है, उसका ऑपरेशन होना है, होश में आ जाए तो बयान ले लीजिएगा। वैसे मुझे भी उस हरामखोर से हिसाब चुकाना है। मेरे मित्र ने फिर चुटकी ली और कहा, हरामखोर की पदवी तुझे दे रहा है। इंस्पेक्टर ने धड़ाधड़ सवाल दागने शुरू कर दिए। कहाँ हुआ एक्सीडेंट, कितने बजे थे, घटनास्थल का कोई आदमी आया है कि नहीं आपके साथ में, आप कहाँ थे, आप कैसे वहाँ पहुँच गए। मैंने किसी तरह से सारे सवालों के जवाब दिए। ठीक है, आप अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर दे दीजिए और यहीं रुकिए, मैं मौका मुआयना करके आता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। उसके जाने के बाद मैंने ठंडी सांस ली और मित्र से कहा, यार इसी वजह से कोई किसी की हेल्प नहीं करता। थोड़ी देर में मैं और मेरा मित्र अस्पताल के बाहर आकर टहलने लगे। तभी हमने देखा कि वो इंस्पेक्टर मेरी गाड़ी के अगले हिस्से को ध्यान से देख रहा था। हम तुरंत वहां पहुंचे। आगे डेंट कैसा है, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था? इंस्पेक्टर ने कड़े स्वभाव में पूछा। एक पल को मैं अटक सा गया। इतने डर में जीने से अच्छा तो सच बता दूं, यह सोचा मैंने।
कम से कम चिंता मुक्त तो हो जाऊंगा। यह सोचकर मैंने हिम्मत जताई और इंस्पेक्टर को असलियत बताने के लिए अल्फाज इकट्ठे किए। मैं कुछ बोल नहीं वाला था, इससे पहले मेरे दोस्त ने कहा, अरे साहब ये डेंट तो बहुत पुराना है, दिख नहीं रहा। उसने इस तरह से कहा कि इंस्पेक्टर जो है उसके बाद में कुछ नहीं पूछ पाया। बाद में डॉक्टर ने आकर बताया कि बच्ची का ऑपरेशन रात में किया जाएगा। बच्ची के पिता ने बताया कि बच्ची का नाम नेहा है और उम्र 12 साल है। ठीक है, अब आप सब लोग जा सकते हैं। एक जना तीमारदारी के लिए यहाँ पर रुक जाए। इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं आपको फ़ोन करूँगा, तब आपको आना पड़ेगा और आपका आना ज़रूरी है। मैं समझ गया कि ये लगातार मुझ पे शक कर रहा है। रास्ते में मेरे मित्र ने कहा, देख बिल्कुल परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर का फ़ोन आया कि नेहा की तबीयत अब ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। मैं अपने मित्र के साथ नर्सिंग होम आ जाऊं। हादसे को कुछ वक्त बीत चुका था, पर अंदर से अब भी मुझे डर लग रहा था। अगर नेहा ने मुझे पहचान लिया तो। इंस्पेक्टर ने बच्ची से पूछा, अब ठीक हो तो बताओ कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था तुम्हारा एक्सीडेंट? और मेरी तरफ देखकर बोला, क्या आप इन जन को जानती हो? बच्ची ने मना किया, नहीं मैं इन्हें नहीं जानती। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर मरहम लगा दिया हो। मैंने ठंडी सांस ली। पहले एग्जाम में पास हो गया था मैं। किससे हुआ था तुम्हारा एक्सीडेंट? कार से, ट्रक से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, रिक्शा से, किस चीज़ से? इंस्पेक्टर ने फिर पूछा। मेरी हालत फिर खराब हो रही थी, दिल धड़क रहा था। सोच रहा था कि जहाँ नेहा ने कहा कार से, इंस्पेक्टर मुझे धर दबोचेगा। मेरा एक्सीडेंट, बच्ची ने अटकते हुए कहा, एक मोटरसाइकिल से हुआ था। मोटरसाइकिल का नाम सुनते ही मैं धक से रह गया और अवाक। क्या कह रही है नेहा? ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल होने लगा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, ठीक से याद करके बताओ, मोटरसाइकिल थी कि गाड़ी थी? लेकिन नेहा ने फिर वही दोहराया, अंकल मेरा एक्सीडेंट एक काली मोटरसाइकिल से हुआ। अब मुझे अचानक स्मरण हुआ आया कि भीड़ में किसी ने कहा था कि आज एक्सीडेंट का दिन है। अभी अगले चौराहे पर भी एक एक्सीडेंट हो चुका है। तो क्या मैं गलत चौराहे पर रुक गया था? मैं और मेरा मित्र बाहर आके गले मिले और खूब हंसे। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, इतना सब खर्चा हो गया और अपनी कोई गलती नहीं। सारी बात अब मुझे समझ आ गई थी। मेरा एक्सीडेंट अगले चौराहे पर हुआ था और उस लड़की को जरा भी चोट नहीं आई थी। मुझे ये भी याद आया कि उस लड़की ने तो नीले रंग का फ्रॉक पहनी थी, जबकि नेहा के कपड़े सफ़ेद रंग के थे। लेकिन मेरे दिल में फिर भी चैन था कि मैंने अनजाने में एक लड़की का जीवन बचाया है, उसकी आर्थिक मदद की है। मैंने नेहा के पिता से जाते वक्त कहा, उन्हें किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो वह फ़ोन कर सकते हैं, और जो मैंने आर्थिक मदद अभी तक करी है उसको वो भूल जाए। नेहा के पिताजी ने कहा, बेटा मुझे सही समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा आभार व्यक्त करूं। उनकी आंखें बंद थी और मेरे मन में बहुत सुकून। आखिर आज मुझे अपने अंदर एक अच्छा इंसान जो मिल गया था।